अधिवक्ता पेशा को, वकालत पेशा को लोगों ने एक रोजगार के रूप में लिया और लोग रोजगार के रूप में ले करके और अपनी जीविका चलाने लगे। लेकिन निश्चित रूप से लॉकडाउन ने पूरे विश्व के स्तर पर न्यायपालिका को प्रभावित किया है। बिहार न्यायपालिका भी निश्चित रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। में लॉकडाउन के चलते बहुत से हमारे वकील बंधु हम लोग बहुत से आर्थिक तंगी में आए हैं। अभी तक हम लोग आर्थिक तंगी में हैं। अभी तक फुल फ्लेजेड हाईकोर्ट खुला नहीं है और सब केस की विधिवत सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक जो तंगी है वो स्वाभाविक है और इसी में हम लोग किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं। वकीलों को गरीब से वंचित कर दिया गया, जबकि वकील समुदाय में बहुत से गरीब लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। लेकिन इसको सरकार ने हम लोगों को, वकीलों को ये नहीं समझा कि वकील में भी गरीब होते हैं जो रोज अपना जीवन यापन वकालत पेशा से चलाते हैं। ये अंडर कंसिडरेशन इन लोगों के आया नहीं, ये लोग कभी कंसिडर नहीं किए और यही स्थिति हुई जिससे हम वकील भाई लोग, बहुत से वकील भाई लोग हैं जो आर्थिक तंगी में, बहुत से लोग छोड़ के चले भी गए। ऐसे एक दो लोगों को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। जैसे एक अमरिंदर जी हैं, एक प्रभात जी हैं, बहुत से हमारे जूनियर कलीग भी हैं जो छोड़ के गांव चले गए। गांव में बैठे हुए हैं लोग, वहाँ कम से कम भोजन तो उनको मिलेगा, चावल दाल तो मिलेगा। यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ है नहीं अभी। अधिवक्ता पेशा को, वकालत पेशा को लोगों ने एक रोजगार के रूप में लिया और लोग रोजगार के रूप में ले करके और अपनी जीविका चलाने लगे। इसमें मध्यम स्तर के परिवार भी, निम्न आर्थिक रूप से कमज़ोर स्तर के परिवार के लोग भी वकालत में आए और वकालत पेशा करके अपनी जीविका चला रहे थे। यहाँ चूँकि वकालत में प्रावधान है कि जो वकालत करेंगे वो कोई दूसरा कार्य पेशा नहीं कर सकते, ये बंदिश है एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनका सर्टिफिकेट जो बिहार स्टेट बार काउंसिल या दूसरे स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा दिया जाता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो वकालत में आते हैं वो सिर्फ वकालत ही कर पाते हैं, दूसरा पेशा नहीं कर पाते हैं। इस लॉकडाउन के स्थिति में पूरा देश परेशान रहा, दुनिया परेशान रही, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं परेशानी यदि हुई तो जुडिशरी को हुई। क्योंकि यहाँ न्याय मिलना बंद हो गया, वकीलों को काम मिलना बंद हो गया और सारे लोग जो है सो परेशान हो गए। इस मामले में जेलों में लोग बंद रहे, निकल नहीं पाए, उनकी अलग समस्या बनी। गार्जियंस की समस्या बनी उनकी कि साहब और बार बार कोर्ट दौड़ रहे हैं, कोर्ट हो नहीं पा रहा है। वकील साहब के यहाँ फीस जमा हो गया, फिर वो काम नहीं हो पा रहा है। तो ये लेकर के लिटिगेंट्स को भी काफ़ी दुर्गति हुई जुडिशरी में लॉकडाउन की स्थिति में। और लॉकडाउन होने के चलते काम में जो डेली करना है जिस वकील को, उसके पेशेगत वो परेशानी जो उसकी बढ़ी, आर्थिक परेशानी जो उसकी बढ़ी, वो आर्थिक स्थिति वकीलों की सबसे ज़्यादा चरमरा गई। क्योंकि वकील को कहीं से तनख्वाह नहीं मिलता, कोई एड नहीं मिलता, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। वो क्लास 1 के लेबरर हैं, वो प्रत्येक दिन काम करते हैं, अपने श्रमिक पाते हैं और फिर उसके बाद परिवार चलाते हैं। तो ये स्थिति बन गई कि बरस भर कंप्लीट लोग रह गए। तो सबसे ज़्यादा यदि परेशानी लॉकडाउन में पीरियड में किसी संस्था को, ये तो जुडिशरी में जुड़े हुए वकीलों को हो गई। कोरोना तो समझिए कि अभी चल ही रहा है और ऐसे में कोरोना की भयावह स्थिति में हम सब वकीलों की स्थिति बहुत ही ख़राब रही है। और ऐसा है कि वकील जाति ऐसा है जो खुलकर इस बात का इजहार भी नहीं हम लोग कर सकते हैं या कहीं जा भी नहीं सकते हैं, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं कि किसकी स्थिति कैसी है। इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वकील बात नहीं कर रहे हैं, कोई बता भी नहीं सकता है। वकील लोग अपने स्टेटस में अच्छे होते हैं और इसमें लोग चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति को नहीं बताएं कि इतनी स्थिति बदहाल जीवन लोग 1 साल 1.5 साल से जी रहे हैं, जो उसमें किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। इतनी ख़राब स्थिति हो गई है। बैंक का जो FD है, RD है, लोग उसको तोड़ तोड़ के काम कर रहे हैं। हमारी स्थिति तो छोड़ दीजिए, और जो मुंशी हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं, उनकी स्थिति तो और भी ख़राब है। बहुत सारे वकील हैं जो गांव पे चले गए, कुछ अपना खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, कुछ
अपना कुछ बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं। हम मेरी जानकारी में तो कुछ ऐसे वकील हैं जो कुछ सब्जी वगैरह लाके या छोटा मोटा कुछ ये करके वो अपना ये स्टेटस को छुपाते हुए, अपने इस सोशल स्टेटस को छुपाते हुए कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहे हैं, यहाँ तक स्थिति खराब हो गई। ये जो 1 साल का लगभग लॉकडाउन रहा, हालांकि अभी भी औपचारिक रूप से खत्म नहीं हुआ है, इसका उनके जीवन यापन पर क्या असर पड़ा है? काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई, उनकी मानसिक स्थिति भी चरमरा गई, इसलिए कि 1 साल तक जो काम करते थे वो 1 साल से बैठे हुए। कुछ खबरें ऐसी आई कि लॉकडाउन के बाद अलग अलग पेशों से जुड़े हुए लोग जिनके काम धंधे ठप हो गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग बीमार हो गए और भी बहुत तरह की दिक्कतें आई। क्या वकालत के पेशे से जुड़े हुए लोगों में भी ऐसा कुछ सुनने में आया? ऐसा प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग जो है सो दूसरे व्यवसाय में लगे हैं। कुछ लोग मास्क तक बेचने लगे। बार काउंसिल ऑफ पटना जो है, पटना का, इसने कुछ लोगों को 2000 रुपया दिया, लेकिन तो उठ के मुंह में जीरा फौरन हो गया। 2000 से क्या होने को। अच्छा सर, आप लोग तो खैर चलिए वकालत करते हैं, आपके साथ कुछ और लोग काम करते हैं जो आपके काम पर निर्भर हैं। आपका मुंशी है, इसके अलावा स्टेशनरी का काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कोट की सिलाई करने वाले, बेचने वाले लोग हैं। तो आप लोगों के काम पे तो इतना असर पड़ा, फिर इनके ऊपर क्या असर कैसे आप देखते हैं? उनकी स्थिति तो और भी बदतर हो गई। चाय दुकानदार, पान दुकानदार, टाइपिस्ट, मुंशी, इनकी स्थिति तो और बदतर हो गई। हमारे यहाँ का तो एक चाय दुकानदार आत्महत्या कर लिया। हिंदुस्तान में करीब 18 लाख वकील हैं, बिहार में 1.25 लाख वकील हैं। 1.25 लाख वह पहले वाला ज़माना नहीं है। पहले ज़माने में खुशहाल घर के ज़मींदार और बड़े घरों के लड़के आते थे। आज उनकी संख्या हार्डली 20 से 30% है। अब तो हर तबके के लोग, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है न्यायपालिका का, ओबीसी, डेप्राइव्ड सेक्शन, इवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी लड़के आने लगे हैं। तो वह तो एक अत्यंत मार्जिनलाइज तबके के लोग हैं। अगर कोर्ट चलेगा तो उनका खर्चा चलेगा। कोर्टों के बंद रहने से वह बुरी तरह प्रभावित होते हैं। और तो छोड़ दीजिए, इवन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं वह भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पेशा को छोड़ के दूसरे व्यवसाय की तरफ भी अग्रसर हो चुके हैं। ऐसे लोगों का कोई फिगर होगा कि कितने लोगों ने किया होगा? मोटा मोटी बेगूसराय जिला में हमको लगता है कि करीब 100 से अधिक लोग हैं जो इस तरह के, मैंने इस व्यवसाय को छोड़ के, वकालत पेशा छोड़ के दूसरे व्यवसाय में। तो 6000 रुपया पर डे हमारी आमदनी थी। 2-4 केस और हो गया, 1-2 बेल नया आ गया, तो अमूमन 10,000 8,000 रुपया पर डे कमा के कचहरी से जाते थे। लॉकडाउन में नित्य प्रतिदिन कचहरी आना है, चूंकि कोर्ट खुल गया, अब सारे लोग आते हैं, मुझको भी आना है। मैं बाइक से चलता था, साइकिल पकड़ लिया, पेट्रोल कहाँ से ले? जो परिस्थिति और हालात कोरोना ने हम लोगों के सामने दिया, बहुत से मेरे मित्र, बहुत सारे मित्र मेरे यहाँ इस व्यवस्था में टिक नहीं सके। वो आने जाने के लिए अपने भाड़ा का भी व्यवस्था नहीं कर पाते। शहर में रहने की तो बात उनसे सोची ही नहीं जा सकती है। ग्रामीण जीवन से आते हैं तो साइकिल से आएंगे, टेम्पू से आएंगे, रिक्शा से आएंगे। 20 रुपया 50 रुपया उन्हें भाड़ा देना पड़ेगा। वो 20 रुपया 50 रुपया अगर भाड़ा भी उनसे नहीं होगा तो उनके साथ तो मजबूरी है। ऐसे सर कितने लोग होंगे जिन्होंने वकालत का पेशा छोड़ा? परसेंटेज में अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि 40% लॉयर लॉकडाउन के बाद अभी तक आना छोड़ दिए। बड़े बड़े नामी वकील थे जिन्होंने पहले से अपना आर्थिक स्थिति मजबूत किया हुआ था, उन पर उतना असर नहीं पड़ा। लेकिन जो छोटे वकील हैं, उनके मुंशीज हैं, भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे वकील हैं जो यहाँ से चले गए आर्थिक तंगी के कारण। हमारे मामा यहीं हाई कोर्ट में थे, एडवोकेट, वो अभी साल भर से मार्च के बाद घर पर ही हैं। नहीं, मैं ऐसा इसलिए समझना चाह रहा था क्योंकि भारत में एक लोक लाज भी चीज़ होती है, अपना नुकसान करके भी। एक हमारे मित्र हैं रामबरन यादव, वो भी छोड़ के घर चले गए। ऐसे बहुत भी मित्र हैं जिससे मुलाकात हाई कोर्ट में नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि वकील का कोई सैलरी है नहीं। जो भी वेस्ट है वकालत पेशाई से अचानक बंद हो जाना और उनको समाज में मेंटेन भी करके रखना है। अन्य लोग से तो नहीं भाई, सबसे बुद्धिजीवी वर्ग आता है वकील, और ये तो अचानक हो गया। इसके बाद अचानक फाइलिंग बंद हो गई।
बाद में फाइल हो भी रहा है तो डिस्पोजल हो नहीं रहा है, कुछ फाइल हो भी रहे हैं तो केसेस का डिस्पोजल है नहीं। हम ही लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन हम ही जाना बंद कर दिया गया है, जिनका केवल केसेज है वही पास पाना से जा सकते हैं, इसलिए वकीलों पर तो सबसे ज़्यादा पारिवारिक तनाव बहुत बढ़ता होगा इस पर बहुत बढ़ता है। आर्थिक स्थिति है तो सबसे ज़्यादा पारिवारिक तनाव बढ़ेगा। लॉकडाउन शुरू हुआ 23 मार्च से, करीब करीब उसका प्रभाव 10-11 महीना तक पड़ता रहा। अगर ठीक से देखा जाए तो उसका हैंगओवर आज भी है। सुप्रीम कोर्ट से लेके हिंदुस्तान के बहुमत हाई कोर्ट अभी भी नॉर्मल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से कहा जाए तो इवन सुप्रीम कोर्ट आज तक फिजिकल यानी सामने सामने खड़े होकर जो जज और वकीलों का बहस होता है वह अभी तक नहीं हुआ है, और बहुमत हाई कोर्टों की स्थिति यही है। आज भी महिलाएं अगर हम कोर्ट आए हैं तो हमारी फैमिली की जो भी लोग हैं वो मैम कोर्ट गई हैं वकील साहिबा तो कुछ उधर से लेके आएंगे। बच्चे भी ये आ सकते मम्मी कोर्ट गई हैं तो कुछ लेके आएंगे, लेकिन जब हम लोग घर पे पहुंचते हैं 5 बजे 6 बजे तो फिर कुछ ये नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा केस सारे लिस्टिंग है लेकिन यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। कितने वकीलों की तो स्थिति ये थी कि वो पटना में जो किराए के मकान में रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको अंत में घर जाने अपने गांव जाने के लिए भी हुआ। तो हम कुछ वकीलों ने मिल करके और हुआ कि नहीं, जो जा सकते हैं, जो यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके उनको दिया गया किराए के रूप में जाने के लिए। जी जी। और वैसे नाम हैं, वैसे हमारे मित्र भी हैं। एक हमारे मित्र का उसी समय उनकी आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही, उसी बीच उनकी तबीयत भी खराब हुई। उसको भी हम लोगों ने, चूँकि अब हमारे घर की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि हम कुछ ज़्यादा एफर्ट कर सकें, लेकिन जो हुआ या उस दौरान या अभी आज फ़िलहाल अभी तक हम लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये एक बहुत ही कष्टकारक और पीड़ादायक समय रहा है। लॉकडाउन के कारण तो बहुत परेशानी हुई, जैसे कि कुछ केसेस थे मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस में क्या होता है कि हस्बैंड की तरफ से मेंटेनेंस बांधा जाता है 5,000 रुपया महीना या 10,000 रुपया महीना। लॉकडाउन में अचानक जो कोर्ट बंद हुआ, वो जो मंथली मिलता था वो बंद हो गया, और 1 महीना का बात नहीं था, करीब 1 साल, लगभग 1 साल पेंडिंग रहा। तो मेंटेनेंस आपका 1 साल बंद हो गया। तो जिसके साथ बच्चे, जो महिलाओं के साथ बच्चे, तो छोटे बच्चे लेके वो काम भी बंद है, बाहरी कोई काम भी नहीं कर रही है, मेंटेनेंस भी उसका बंद है। प्लस इस तरह का जो केस होता है, मेंटेनेंस हो गया, फैमिली कोर्ट, या फिर 498A का दहेज का जो मामला होता है, इस तरह के केसेस में महिलाएं जो होती है, जो लड़ती है, वो लगभग मैके में ही रहती है। अब मैके में आप 6 महीना साल भर से रह रहे हैं, प्लस कुछ खर्च भी नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा, आर्थिक तंगी तो आई होगी। तो इसमें कुछ केसेज ऐसा है, मतलब कुछ लोगों का तो जो, क्योंकि मेरी भी क्लाइंट एक आध सफ़र की, एक आध क्लाइंट तो ऐसी बोल रही थी कि मन कर रहा है सुसाइड कर लें। तो मतलब इतना सीरियस मामला था कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि घर में घरेलू झगड़ा हो रहा है, मैके में आप बैठे हुए हैं, बच्चे साथ में हैं, और भाई को आप भारी पड़ रहे हैं, भाभी को भारी पड़ रहे हैं, पर डे वो कह रही है कि यहाँ के माथा पर बैठ गई। वो जो स्थिति थी, वो उस समय आप गुस्से में उठ के ससुराल भी नहीं जा सकते, प्लस आपका पेमेंट भी बंद, आप कहीं और भी नहीं जा सकते। तो वैसी स्थिति में जो सफ़र करने वाली महिलाएं थी, काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ा उन लोगों को। लेकिन परिवार खींच रहे थे किसी प्रकार से, ये इंतजार करते करते 1 साल बीतने के बाद अब वो दूसरे धंधे में लग गए। वो धंधा कुछ ऐसे भी कर रहे हैं जो धंधा करने लायक नहीं है उनके लिए, परमिशेबल नहीं है। क्योंकि वकील को सम्मान इतना दिया जाता है ना पेपर में कि राष्ट्रपति के बराबर सम्मान है। इस पेशे में आने के बाद से अब दूसरा पेशा नहीं करेंगे, दूसरी ठेकेदारी नहीं करेंगे, दूसरी नौकरी नहीं करेंगे, कोई लाभ का पद आपको नहीं मिलेगा, कोई लाभ का पद आपको लेना नहीं है। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे लाइसेंस देने के बाद से, तो वो कुछ करेंगे नहीं, और हम उन्हें कुछ एड देते नहीं हैं। न बार काउंसिल दे पाती है, न सरकार दे पाती है, न कोई अलग से कोई इनके लिए उपाय है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया उसमें हमारा कोई शेयर नहीं है। हमारा बार काउंसिल का एज इट इज़ जो पैसा मिला
वो ऊपर से आते आते मतलब यहाँ पे हर जगह कुछ न कुछ मतलब गड़बड़ है। सारी मशीनरी ऊपर से नीचे गड़बड़ है। ऊपर से 5 करोड़ या 10 करोड़ जो आ रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, वो नीचे बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल को नहीं मिल रहा है सारे को। उसको बीच में डिवाइड होते होते बहुत ही मतलब नैरो जिसका होता है ना उतना पैसा आता है यहाँ। लॉकडाउन में एक सर्कुलर आया कि हर एक वकील को 2-2 हज़ार रुपया महीना 2-2 हज़ार रुपया मिलेगा, जो रिफंडेबल होगा। जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो चाहेंगे कि रिफंडेबल है, जो चाहेंगे वो ले सकते हैं। इसमें बहुत आदमी ने फॉर्म भरा, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। स्क्रूटनी हुआ, कौन इनकम टैक्स पेबल है, कौन इनकम टैक्स पेबल नहीं है, तो उसी के हिसाब से स्क्रूटनी के बाद कुछ को दिया गया, कुछ को शायद नहीं मिला। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वकीलों को कुछ लोन दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट के लिए, विदाउट इंटरेस्ट पर, और वो अपना इजी इंस्टॉलमेंट पर पैसा वापस करेंगे। लेकिन आज तक तो गवर्नमेंट ने पहल नहीं की, न वकीलों के नेता कोई पहल किए हैं। वकीलों की स्थिति डे बाय डे बदतर से चली जा रही है। जुडिशियरी में तो जो भी पैसा आता है वो सरकार के द्वारा आता है, तो सरकार ने कोई फंड वकीलों के प्रति जुडिशियरी में नहीं दिया। लेकिन जितने भी चाहे हाई कोर्ट के जस्टिस हों या सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज हो या मुंसिफ मजिस्ट्रेट हो या जो भी हो, ये लोग तो बिना नो वर्क नो पे हुआ नहीं, ये लोग काम कुछ नहीं किए, लेकिन ये लोग तो पैसा उठाते रहे। लेकिन वकीलों को इससे बहुत बड़ा घाटा हुआ, भुखमरी के शिकार हुए। आर्थिक तो जो स्थिति है, आर्थिक परिस्थिति है, वह तो वकील का हर तबके को प्रभावित करता है। जब कोर्ट 9-10 महीना नहीं चलेगा तो स्पष्टतः बिहार के वकील बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एक कहावत है ना कि जिस तरह परिस्थिति में आदमी रहता है उसी परिस्थिति में चलता है। तो बच्चों को भूखे रख के, अपने भूखे रख के पटना में रहना है, मिनिमम 10,000 से 5,000 मकान भाड़ा देना है, बहुत विकट परिस्थिति में है। सबको देखने वाला सब लोग है, अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। मैंने गरीबों को देखने वाला तो किसी को देखने वाला। आपने सुना है कि अधिवक्ताओं के ऊपर किसी ने कुछ एक शब्द प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक कोई योजना दिए हों कि अधिवक्ता लोग का कोई काम नहीं है, कोई इनके पास कोई काम नहीं है, फिर भी लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। कहते हैं 95% एडवोकेट्स पटना हाई कोर्ट में बाहर के लोग हैं। 95% लोग, जैसे अभी हमारे मुंशी जी बताए एडवोकेट क्लर्क कि हम बाढ़ से आते हैं, बहुत लोग आरा से आते हैं, ससाराम से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं। बहुत लोगों का बहुत दर्द है, मधुबनी है। संपूर्ण बिहार का तो एक ही हाई कोर्ट है ना, तो यहाँ तो सब पूरे बिहार के लोग हैं। बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं लोग। अधिवक्ता समाज के साथ सबसे बड़ा विद्रुपता ये हो गया कि उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था, और ये समाज स्वाभिमानी है, किसी के पास मांगने नहीं जाता है। बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल या अन्य राज्यों की जो बार काउंसिल है, उनके पास जो फंडिंग का कोई ऐसा साधन है नहीं, लेकिन जो कुछ भी उनका थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत वित्तीय स्थिति है, उसमें उन्होंने अपने स्तर से प्रयास कर करके थोड़ा बहुत मदद किया, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। लॉकडाउन में तो हम वकीलों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सारे जो यहाँ तो है कि डेली आमदनी होता है और कोर्ट बंद हो गया। हुआ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जब शुरू हुआ तो यहाँ सभी अधिवक्ताओं की स्थिति नहीं थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम कर सकें, इसलिए उनके सामने बहुत ज़्यादा परेशानी। लॉकडाउन के पीरियड में तो सभी इंस्टीट्यूशंस अफेक्टेड हुए एंड विदाउट एनी अनाउंसमेंट अफेक्टेड हुआ। तो लॉकडाउन आया, उसमें कोर्ट्स पर, ख़ासतौर पर जो हाई कोर्ट है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के पहले बहुत कोई हाई कोर्ट्स में मामलों को एक्टिवली लिया जा रहा था या सलटाया जा रहा था, कहीं भी बिहार में हो या किसी अन्य प्रांत में भी हो। आप जानते हैं कि 2-2 साल तक केसेस आए ही नहीं, जो हमारे मतलब मेंशन नहीं हुए। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो आज के दिन में मतलब जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं जेल में, उनका मामला जो है वो टेकअप ही नहीं हुआ है अभी तक। तो ये तो लॉकडाउन के पहले की स्थिति थी। और पटना हाई कोर्ट में भी
ठीक है, ये कहते हैं जजेस की कमी है, फलाने की कमी है, लेकिन जो गति था उसका, जो उसकी स्पीड थी, वो हमेशा से ही बहुत ही कम रहा हाई कोर्ट्स में। हम लोग में ये प्रतिबंध है, अगर आप लॉयर हैं, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, तो घर भी बैठ गया, तो घर में बैठे हुए हैं, क्या करेगा? जिसको खेती है वो खेती में सहयोग कर रहा है, जिसको वो भी नहीं है वो भूखा मर रहा है। अगर ये वकील जो हैं, अगर वो कोई और काम करते हैं, सूचना नहीं देते कोर्ट में, अगर खाली बैठे में कुछ काम करने लगेंगे तो पता चलने कोई कार्रवाई होगी उनके? कार्रवाई होगी उन पर, इसलिए कि एडवोकेट एक्ट में ही है कि आप लॉयर हैं तो दूसरा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो कि दुकान खोल लिए हैं, छोटा मोटा, बहुत से हमारे ही ऐसे जानकारी में हैं जो कि दुकान खोल करके अपना दुकानदारी करने लगे हैं। इस तरह की समस्याएं हो रही है। कुछ लोग हैं जो कि अपना है जो कि गांव में जाकर के खेती बाड़ी जो थोड़ा बहुत उसी में जुट गए हैं। इस तरह की समस्याएं हैं। लॉकडाउन के बाद 1 साल से स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। बहुत वकीलों का तो अता पता नहीं है, वो वकालत छोड़ के भी चले गए हैं। वकील वकालत छोड़ हाँ के गए? चले गए, इसलिए कि कोई काम नहीं है और जिनको यहाँ किराए पर रहना है, अपना घर चलाना है, आमदनी खत्म, तो क्या करेगा? सबके पास तो इंटरनेट अभी भी नहीं है। अब कोई बाहर में है कहीं और लिंक आ गया उसको कि आपका केस टेकअप हो रहा है, तो करेगा क्या? वहाँ अगर ड्रेस नहीं है तो कर नहीं सकता है। सिर्फ बिना ड्रेस का आप कर नहीं सकते हैं। ये नहीं कि किसी ड्रेस में है और कर लिए, तो उसको अलाउ नहीं किया जाता था। करने वाले तो एक वकील सिंगापुर में थे, तो वो बताए कि हम वहीं थे और हमको जब बहस करना होता था तो यहाँ से जो उनके जूनियर वकील थे वो उनको लिंक वहाँ भेज देते थे, फॉरवर्ड कर देते थे, और वो वहाँ से किसी तरह से काला कोट इंतजाम किए, वाइट शर्ट, और फिर उस कैसे के बैंड बनाने के लिए अपना वहीं इंतजाम करके और वहाँ सिंगापुर से यहाँ बहस करते थे। महिलाओं को जो सहयोग की ज़रूरत है वो हर जगह संभव नहीं है। ये तो हमारे समाज में है ही, महिलाओं की क्या स्थिति है, जिस वजह से इस प्रोफेशन में काफ़ी कम महिलाएं हैं। आपके हिसाब से, चूंकि आप रोज आती जाती होंगी अदालत में, कितनी महिलाएं सक्रिय तौर पर? लगभग 15,000 हाई कोर्ट में वकील हैं। 15,000 में कितने वकील महिलाएं हैं जो एक्टिव हैं? हार्डली मुझे लगता है कि 200 होंगी, 200-250। मतलब 15,000 वकीलों में 200 एक्टिव? 200-250 बस। सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, यही सच्चाई है। लोअर कोर्ट में भी जाएंगे तो इक्का दुक्का 10-12 ही वहाँ एक्टिव महिलाएं हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि वहाँ भी 10,000 हैं। हाँ 10,000 हैं, लेकिन सिर्फ 10-12 ही एक्टिवली काम कर सकती हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं मात्र। हम महिला समाज के क्या, परिवार के लिए स्तंभ हैं, और उस स्तंभ को चलिए जानता है कि मेरा पति भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट, दोनों एक ही पेशा में। लॉकडाउन और हम लोग आश्रित होते हैं अपने क्लाइंट पे या अपने कोर्ट पे। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, क्या परिस्थितियां थी, उसको हम लोगों ने कैसे झेला, यह मैं शेयर क्या करूं आपसे। वो बुरे दिन चले गए, भगवान न करे वैसा दिन आए पुनः लौट करके। आदमी सब्जी को भूल ही गया था कि सब्जी भी चावल दाल में एक विषय होता है, या तो सब्जी को याद किया तो दाल को भूल गया। यह स्थितियां थी। मेहमान आते थे, लगता था कि अपनी संस्कृति में मेहमान जो है वो कुटुंब के बात, वसुधैव कुटुंबकम उनको कहते हैं। लगता था कि इस काल में मेरे मेहमान नहीं आए, क्योंकि उनका वो स्वागत नहीं कर पाएंगे जो आज से लॉकडाउन के पहले करते। और लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं, हाई कोर्ट का फंक्शनिंग एक तरह से रुक ही सा जाता है। बहुत मेजर केसेस लिए जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता था हम लोगों को कि मेजर केसेस का मतलब क्या होता है। इसी दौरान और आप जानते हैं कि बहुत सारे रेगुलेशंस भी लाए गए हैं। पुलिस के द्वारा कुछ स्ट्रिक्चर्स लाया गया कि आप फलानी जगह पर आंदोलन नहीं कर सकते हैं, और अगर हाल के दिन में जो निकला कि अगर आप कोई सीनियर लीडर के लिए एक गलत भाषा का प्रयोग करें तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सब के लिए अगर हमारे जैसे बॉडीज़ जो हम सिविल राइट्स के लिए लड़ते हैं, लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हैं, अगर कोर्ट्स का स्लो फंक्शनिंग होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब ये मामला कभी आएगा और
उस समय तक शायद रेलेवेंसी इसका ख़त्म हो जाए। ये सारी वकीलों की स्थिति गंभीर है। एक क्लाइंट का टेंशन, फिजिकल नहीं हो पा रहा है कोर्ट, फिजिकल की वजह से ये जो ऑनलाइन कोर्ट ये कर दिए हैं, इसमें जो हम लोग केस फाइलिंग करते हैं तो उसमें टोकन नंबर नहीं आ पाता है, जिसकी काफ़ी लेट होती है। 15 डेज निकल जाता है, कभी नंबर नहीं आता है। 4-4 महीने 6-6 महीने तक नंबर कुछ मतलब दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमारे केस में क्या स्टेज है, केस नंबर है, कहाँ पे आ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं अपनी सभी भाइयों एवं बहनों के लिए, सभी वकील दोस्तों के लिए, जो जल्द से जल्द हाई कोर्ट को खोल देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। हम लोग हाई कोर्ट के वकील हैं, इसलिए अपनी गरिमा को बना के रखते हैं, और गरिमा बनाए रखते हम लोग 1.5 साल गुजार दिए। अब कितना इस समय को निकाला जाए। गरिमा बचाने का मतलब अपने इज्जत बचाना जो होता जी बिल्कुल। वकीलों का जो अपनी इज्जत होता है, वकील साहब है वो फिटफाट होके आएंगे, चाहे घर की स्थिति कितना भी खराब हो। तो आप तो फिटफाट होकर के हाई कोर्ट में आएंगे, 2-4 फाइलें आपकी है तो केस में ये हो। लेकिन जब हमारे यहाँ गरिमा कुछ भी नहीं रहती, क्लाइंट लोग 10 तरह की बात कहते हैं, सुना जाते हैं, सारी इज्जत और हम लोग की ना कोर्ट सुन रहे हैं। मिस्टर ऑनेबल संजय करोल जी साहब को हम यही कहना चाहेंगे, जो हम लोग की स्थिति को वो समझे और कोर्ट को जल्द से जल्द फिजिकली करें, और जिस तरह से कोर्ट पहले चल रही थी उस तरह से ये कोर्ट चलाए। तो ये जो ऑनलाइन सुनवाई की नई तकनीक है, वकील इसके साथ कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहा है? इसमें तो लगता है कि कंफर्टेबल बहुत कम वकील महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था का ये सबसे काला अध्याय होगा। कुछ लोग इसको अच्छे मानते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूँ इस रूप में कि इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है, और न्याय को जो है दिखना चाहिए। और इस जो ऑनलाइन जो बहस हो रही है, व्हाट्सएप पर बहस हो रहे हैं, ये ना संतुष्टि के दायक काम हो रहे हैं, और ना किसी को न्याय मिलने की कोई पूर्ण संभावना है। वकील साहब, आपने बहुत गंभीर बात कही, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। इसको विस्तार से इस मायने में कि अगर हम ऑनलाइन बहस करते हैं तो हम और जज ये ही बात को जानते हैं, तीसरा पक्ष कोई नहीं जानता है कि इस केस में हुआ क्या, और क्या न्यूट्रल यह फैसला हुआ कि नहीं हुआ। इस वजह से इसमें बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है, जिसके संज्ञान में आए हैं लोग कि। और दूसरा बात है कि जिस तरह का यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम का माने हमारा कहना है कि नेट का जो प्रॉब्लम है, उस तरह का हाई स्पीड नेट है नहीं, जिस नेट के वजह से कि हम बात को और बड़ा प्लेटफॉर्म पर हम कर सकते हैं, जिससे हम बात करते हैं तो हमारी बात को जज सुन नहीं रहे हैं, जज की बातों को हम सुन नहीं रहे हैं। एक अंदाज से लोग बहस करते हैं और एक अंदाज से उस पर ऑर्डर होता है, इसलिए उसमें न्याय में भी वही। कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, क्योंकि यहाँ तो रेगुलर कोर्ट है नहीं, तो जो जहाँ चला गया, जो जहाँ फंस गया, आने का भी कोई उपाय नहीं था। तो इस तरह की समस्या बहुत लोगों के साथ थी। और जो यहाँ वकील थे, अब वो हैं तो उनके पास उनका फाइल बंद है, मान लीजिए यहाँ चैम्बर में यहाँ या एसोसिएशन में बंद है, तो वो फाइल भी नहीं मिल सकता है। तो बिना फाइल का या तो बहस कीजिए, और नहीं तो फिर तारीख दे दीजिए। तो इस तरीके से चलता रहा, किसी तरह से निपटारा जहाँ तक होना चाहिए मुकदमों का, वो बहुत कम हुआ। एक कोर्ट में जो दिया गया स्क्रीन था, ऑन द स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन, सामने जज की बात हम भी सुन रहे हैं, हमारी बात जज भी सुन रहे हैं, तो वो कुछ लगा कि ठीक है। अन्यथा ये मोबाइल की जो व्यवस्था थी ये बिल्कुल ही खराब रही, और उसमें एक कहा जाए कि कनेक्टर, वो पेशकार जो मुंह पर खड़े रहते हैं चैम्बर के मुंह पर, और उनकी जज साहब की बात हमको सुनाते हैं, हमारी बात जज साहब को सुनाते हैं। तो ये तो मतलब ऑनलाइन का मजाक बनाया गया। कि मात्र 20% हमारे अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता, जो आधुनिकतम व्यवस्था से लैस है, और जिस 60% अधिवक्ताओं की बात मैं कर रहा हूँ, जो सब्जी नहीं अपने बच्चे घर के लिए खरीद सकते हैं, वो ऑनलाइन के सिस्टम में कैसे आ जाएंगे? कहाँ है उनके पास ऑनलाइन का मोबाइल? कहाँ है उनके पास कंप्यूटर? कहाँ है कंप्यूटर प्रशिक्षण? कहाँ है कौन सी व्यवस्था? तो उस ऑनलाइन की क्या व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे वकील? ऑनलाइन सुनवाई से क्या कुछ मसला हल हुआ? मसला तो केवल बेल का हुआ, कोई फाइनल हियरिंग का तो नहीं हुआ। यहाँ जो है केस का बहुत बड़ा समस्या है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्लाइंट हम लोगों को मारने पीटने के लिए तैयार है। अगस्त में जो फाइलिंग की, अभी सुनवाई हो रही है। एंटीसिपेटरी बेल का नहीं के बराबर सुनवाई हो रहा है। हम लोगों की इतनी दयनीय स्थिति है, देख ही रहे हैं। बाहर में रोड पर बैठ के अपना काम कर रहे हैं। तीनों एसोसिएशन में ताला लगा हुआ है, हम लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। गर्मी का समय आ गया, फील्ड में जो है लॉन में कुर्सी टेबल लगा हुआ है, अब गर्मी में बैठना यहाँ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।
जेल में जगह कम है और बेल हो नहीं रहा है। पूरे दिन में 10 ठो 20 ठो केस की सुनवाई होती है, तो कैसे वहाँ से निकलेगा लोग? उनके परिवार लोग उससे परेशान है। जो कमाने वाले हैं वो जेल में हैं, वो बाहर निकलेंगे इसके बाद ही वो होगा। और यहाँ रोज़ एक दिन में 10 ठो 20 ठो 25 ठो केस सुनवाई होती है, तो कैसे निकलेगा वहाँ से? और डेली पकड़ा रहे हैं लोग। एंटीसिपेटरी वाले जिनका केस है वो अरेस्ट हो जा रहे हैं, उनका बेल यहाँ पेंडिंग रहता है, बीच में अरेस्ट हो गए। लेकिन है कि समय पर अगर सुनवाई हो जाती, बहुत लोग निर्दोष हैं, गलत ढंग से फंसा दिया गया है, उनका यहाँ एंटीसिपेटरी बेल है, अगर वो नहीं होता है उसके बावजूद ही पकड़ा जाते हैं। तो पकड़ाते हैं तो उनके लिए तो गलत हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा असर पड़ा इसलिए कि अगर लोअर कोर्ट इफेक्टेड होता है, क्योंकि केस जो जनरेट होता है लोअर कोर्ट से जनरेट होता है। अगर लोअर कोर्ट कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ तो उसका सारा का सारा असर हाई कोर्ट पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट नहीं आता, यहाँ पर केस ट्रांसफ़र होकर आता है। वहाँ से रिजेक्ट हुआ या कुछ भी हुआ यहाँ आता, तो वहाँ काम जब बंद हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन जहाँ से बंद हो जाएगा, तो आपका कहाँ यहाँ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। जिनको इमरजेंसी थी, इंजंक्शन मैटर वगैरह था सिविल लिटिगेशन में, या जिनको इमिनेंट डेंजर था प्रॉपर्टी वेस्ट होने का, उन लोगों को बहुत दिक्कत हुई। और इसके चलते उन लोगों को एसडीओ कोर्ट वगैरह ये सब का सहारा लेना पड़ा, पुलिस का सहारा लेना पड़ा, जिसके वजह से उसका एक्सपेंडिचर अननेसेसरी बढ़ गया। डिस्पाइट उनके केस यहाँ पे पेंडिंग होने के बावजूद उनको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ा। ये तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हुई। और वहाँ से भी जो है बहुत ज़्यादा राहत मिली हो ऐसा भी बात नहीं है। लॉकडाउन में आपको 21 मार्च से जो ये बंद हुआ है वकालत खाना, तो जाके 1-1.5 महीना के बाद थोड़ा सा हल्का एक्शन हुआ, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं काम हो रहा था। बाद में वर्चुअल हुआ, फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है। उसमें जाकर के लोगों की वकीलों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। देखिए, स्थिति तो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जब न्यायालय सामान्य समय में भी काम कर रहे थे तो उस समय भी बहुत ज़्यादा दबाव था न्यायालय पर, केसों का बहुत ज़्यादा बोझ था और बहुत ज़्यादा केस लंबित रहते थे, जो सामान्य स्थिति थी उस समय भी। और इसलिए ट्रायल में समय लगता था, एक ट्रायल में समय लग रहा है। और बहुत सारे लोग अंडर ट्रायल लोग, जिसको विचाराधीन कैदी कहते हैं जेल में, वो बिना बात के कई साल तक विचाराधीन रह जाते थे। इतनी धीमी प्रक्रिया थी। और अभी पिछले 1 साल से खास के जो स्थितियाँ बनी है, तो मतलब ये कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया भर में जो स्थितियाँ बनी हैं, आप बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो बिहार में भी जो अदालत हैं वो उसी तरीके से बंद हो गए हैं। और आप उन लोगों की स्थिति समझिए जो मान लीजिए किसी को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया है और उसके बेल की सुनवाई नहीं हो रही है कोर्ट में, तो ये उसके लिए कितनी ज़्यादा मानसिक यातना की वजह है। और यदि कोई खूंखार अपराधी है और सुनवाई नहीं होने की वजह से उसका कन्विक्शन नहीं हो रहा है, सज़ा याफ्ता नहीं हो पा रहा है, तो इससे कितना अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि पुलिस तो जेल भेज के अपना काम ख़त्म कर देती है चार्जशीट करके, उसके बाद तो गेंद जो है वो अदालत के पाले में रहती है। तो अदालत में यदि ट्रायल नहीं होगा और उसकी धीमी गति हो जाएगी तो अपराधियों का बहुत मनोबल बढ़ेगा, तो कानून व्यवस्था पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज भी हाईकोर्ट में इम्पोर्टेंट वादों की सुनवाई नहीं हो पाती है, लोग रिलीफ के लिए भटक रहे हैं। आज भी रेगुलर रूप से जो नीचे की अदालतें हैं, व्यवहार न्यायालय है, उसमें काम नहीं हो रहा है। ऐसे में लोगों का भी नुकसान हुआ है, जो रिलीफ चाहते थे उनका भी नुकसान हुआ है, सोसाइटी का नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ा नुकसान तो इस प्रोफेशन का हुआ है जिसमें अधिवक्ता ही नहीं होते हैं। अधिवक्ता होते हैं, अधिवक्ता लिपिक होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए कोर्ट और कचहरी से हजारों हजार परिवार ऐसा होता है कि जो चाय की बेचकर आजीविका करता है, जो कोई पान बेच रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि संपूर्ण देश में यदि जो भी अन्य व्यवसाय थे वो किसी न किसी रूप में फिर से रीइंस्टॉल हो गए, फिर से सर्वाइव कर गए। लेकिन आज भी पता नहीं जुडिशरी का क्या निर्णय है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक राय जरूर देना चाहता हूं कि जो जुडिशरी के टॉप में बैठे हुए लोग हैं वो इसके बारे में चिंतन करें कि कोरोना में इलेक्शन हो सकता है, कोरोना में बाजार खुल सकते हैं, मॉल खुल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना की मार क्या व्यवहार न्यायालय में बैठी हुई है? और क्या व्यवहार न्यायालय में ही सबसे ज़्यादा कोरोना बैठा हुआ है कि जो जुडिशरी को पकड़ लेगा और लॉयर को पकड़ लेगा? इसीलिए हमारा मानना है
कि जनता को जो रिलीफ देने का शेल्टर था, जनता को जो रिलीफ देने का सबसे बड़ा जरिया था, उसको आज के डेट में कोरोना के नाम पर क्रश किया गया है। 2020 के नवंबर तक में जो रेगुलर बेल फाइल किया गया है उसी की सुनवाई हो रही है। 2000 दिसंबर में जो फाइलिंग हुआ, 2021 के जनवरी में जो फाइलिंग हुआ, 2000 फरवरी के में जो 21 के फरवरी में जो फाइलिंग हुआ, उस केस का तो अभी तक लिस्टिंग भी नहीं हुआ है, नंबर भी नहीं मिला है। 6 महीना 7 महीना कब जमानत मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारा सिस्टम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है और कोई किसी की आवाज सुनने वाला इस जुडिशियरी कैंपस में नहीं है। वकील या मुंशी या टाइपिस्ट जो कोर्ट से हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो कमज़ोर वर्ग के। अब कहीं क्या उन पर असर पड़ा? उनके ज़मीन जायदाद जो दबंग लोग थे वो दखल कर लिए, जोत लिए। उनके मकान, कोई मकान विवाद हुआ, उसके मकान को कब्जा कर लिया। न वो प्रशासन के पास जा सकता है, प्रशासन ने 144 नहीं किया, और न वह सिविल कोर्ट जा सकता। यह लॉकडाउन जो है सो सबसे ज़्यादा असर उन लोगों को किया जो गरीब के तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं और जिनको ज़मीनी विवाद किसी दबंग लोगों से है। मैंने हर अंचल में भू माफियाओं का एक गिरोह पैदा हो गया जो ज़मीन दखल करने लगा, चूँकि वह जानता है कि पुलिस आएगी नहीं, मजिस्ट्रेट आएंगे नहीं, उनको रोकेगा नहीं, और जब दखल कर लेंगे और टाइटल शूट करेंगे तो 40 साल 50 साल के बाद उनका निर्णय आएगा। तब तक जिसकी ज़मीन है वो भाग जाएगा छोड़ के। ऐसे तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन 2020 जो है हम लोगों को पीस दिया। बिल्कुल समझिए कि अब इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, कितना उतार ही रहा, चढ़ाव का सवाल ही नहीं आया। पूरा हम लोग इसमें बर्बाद हो गए। पटना हाई कोर्ट में आपको ध्यान होगा कितने मुंशी हैं? करीब 2500-3000 हज़ार होंगे। तो आप लोगों का भी कोई एसोसिएशन है वकीलों की तरह? हाँ, एसोसिएशन है, 3 एसोसिएशन है। बैरिस्टर अधिवक्ता क्लर्क एसोसिएशन, लायर्स अधिवक्ता क्लर्क एसोसिएशन, एडवोकेट अधिवक्ता क्लर्क एसोसिएशन, दो मैंने 3 आप भी किसी एसोसिएशन में कुछ? हाँ, अधिवक्ता ये लायर्स एसोसिएशन के हम लोग हैं। अच्छा। उसी में जो है सो कैशियर हैं। तो कैसे जीवन इस बीच कैसे चला, जरा बताइए हमें। बड़ी मुश्किल, उस जीवन को वर्णन करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। किसी तरह चला, माने अभी तक जो जीवित हैं वो देखा जाए। आप तो सड़क पे देख रहे हैं लोगों को किस स्थिति में है, और जब तक फिजिकल नहीं होता है तो तब तक तो लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। बीमारी में भी कुछ दिक्कत? बीमारी में आई, बीपी बहुत बढ़ गया, बहुत सारा चीज़, बैठे बैठे रह गए, कई दिनों तक भोजन नहीं मिला, तो परेशानी तो बढ़ेगी ही। जब शारीरिक जो है क्षमता घटेगी तो परेशानी बढ़ेगी। तो आमतौर पर आप लोग कितने रुपए महीना कमा लेते हैं जब रेगुलर कोर्ट? ऐसे जो रेगुलर रहता है तो उसका निश्चित नहीं रहता है, लेकिन खाना पीना हाँ 15-20 हज़ार महीना मिल जाता है। हाँ। अब जब से खुला है लॉकडाउन के बाद से कितना कमा? लॉकडाउन अभी कहाँ, लॉकडाउन ही है। बिल्कुल, अदालतों में तो अभी तो बंद है, तो हम लोग का क्या आते हैं तो कोई मिल गए वैसे छोटा मोटा काम। अब वकील साहब का बंद तो मुंशी जी का बंद, तो उसमें अब 150 मिला तो किसी तरह गए। अब क्या कहें, उतना तो व्यथा बता नहीं सकते हैं जितनी व्यथा हम लोगों की है। बहुत कष्ट हुआ है। जिनकी बेटी की शादी थी रुक गई, जिनके बेटे की शादी थी रुक गई। कोई आयोजन ही इस तरह का नहीं हो पाया जो पैसे के अभाव में। तो हाँ, बहुत संकट हुआ। माने अब उसके बारे में अब ये हम क्या क्या वर्णन करें कि बहुत संकट हुआ। लॉकडाउन का वजह से काम भी एकदम कम हो गया है। कोर्ट का अंदर कुछ काम नहीं हो रहा। हम लोग लॉकडाउन तो किसी तरीका से बिता लिए हैं, लेकिन अभी जो आगे चल रहा है कुछ काम ही नहीं आ रहा है कोर्ट में। हम लोग काम क्या करेंगे सर? उसके बाद कर्जा पानी लेकर कैसे घर चलाए हैं। उसके बाद अभी भी आमदनी बहुत कम हो रहा है सर, इसलिए लॉकडाउन की वजह से। हम तो लेडीज मुंशी हैं सर, लेकिन मेरा भी पास में उतना काम नहीं है तब पर भी, लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन का वजह से एकदम पूरा एकदम खत्म हो गया हम लोग का आमदनी। कुछ आमदनी नहीं है यहाँ। ये पूरे लॉकडाउन के दरमियान में तो जितने भी अधिवक्ता लिपिक हैं एक भुखमरी के करार पर आ गए। किसी तरह का न तो कोई सरकार की सहायता है, ना कोई स्थानीय प्रशासन की सहायता मिली है, ना किसी और कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि या नेताओं की तरफ से किसी तरह का योगदान मेरे अधिवक्ता संघ या मुझको नहीं मिला। यहाँ पैसा के अभाव में लॉकडाउन था, कोई कमाई नहीं हुआ। हाँ। और ना ही उसका इलाज हम करा सके। लॉकडाउन जब से हुई है
तब से कचहरी का यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक का काम ठप पड़ गया है, जिसके कारण आम पब्लिक और वकील साहब मुंशी जी को तो परेशानी हो ही रही है। क्योंकि जब कोर्ट खुला हुआ था तो सबको किसी तरह कमा के अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ हम लोग हाई कोर्ट में बैठने के रूप में हम लोग लगभग 150 के आसपास मतलब हम लोग टाइपिस्ट काम करते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में 75% हमारे क्लर्क लोग हैं वो भी टाइपिंग के से जुड़ चुके हैं। परिस्थिति ऐसी हुई है कि क्लर्क लोग को अपना पैसा से पेट नहीं भर रहा है, तो कुछ टाइपिंग का भी वर्क कर कर के वो अपना रोजगार चला ले रहे हैं। इसी तरह से जी रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के या किसी का कुछ कर करके या कम रेट में काम कर करके। कहाँ से आते हैं रोज? हम डेली रामकृष्णा नगर से आते हैं, वह है आपको बस अड्डा से आगे बाईपास के उस पार है, 6 किलोमीटर से रोज साइकिल से आते हैं। जैसे लॉकडाउन से पहले जो कमाई थी, आजकल रोज कितना कमा लेते हैं? लॉकडाउन का 25% भी नहीं है, 10% कमाई हम लोग का है। हाँ, 100-150 रुपए का काम। बस हम लोग पहले कमा लिया करते थे 20,000 के महीना, आज हम लोग को 4,000-5,000 में मतलब कि समय काट लेना पड़ता है। 1,000 रुपया सप्ताह आ गया तो बड़ी है। अभी ट्रेन में हम लोग आते जाते हैं तो बोरा में जैसा हम लोग जानवर को जो ट्रक पर लाता है उस तरह से हम लोग आते जाते हैं। ट्रेन की समस्या है, पैसा उतना होता नहीं है कि हम लोग पटना में डेरा ले सकते हैं, तो डेली घर से आना जाना पड़ता है सर। कितनी दूर से आते हैं आप? 60-65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर से रोज? हाँ, डेली आते जाते हैं। कितने बजे चलते हैं, जरा पूरी बात बताइए। हाँ, सुबह में चलते हैं सर, 7 बजे चलते हैं घर से। उसके बाद पैदल चलते हैं, पैदल चलने के बाद फिर ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ने के बाद फिर आवे में यहाँ 2 घंटा लगता है, फिर वहाँ से पैदल चलते हैं, फिर मस्सी रखते हैं, फिर जाते हैं, फिर जंक्शन जाते हैं, वहाँ भी पैदल जाना पड़ता है, फिर वहाँ से जंक्शन से ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है, फिर रात को फिर उधर भी पैदल चलना पड़ता है। पैसा नहीं रहता कि टेम्पू कर पाएँ। बहुत भारी दिक्कत भी हुआ है और कोर्ट ऐसे खुला है तो हम लोग रोडे पर रहते हैं। वकीलों साहब भी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गया था, बीच में हम लोग ने बहुत दिक्कत करके घर ऐसे संभाले हैं। क्या इस बीच कुछ कर्ज वर्ज भी लेना पड़ा है? कर्जा तो लेना ही पड़ा है, बाद में फिर सदा भी दिए हैं, जैसे कि महीना जाना चालू हो गया है इसलिए सद भी गया है कुछ पैसे। किराए पर रहते हैं या खुद की मकान? किराए पर रहते हैं। किराए पर रहते हैं। यहाँ से कितनी आमदनी हो जाती महीना ये सप्ताह में 100, 150, 200 रुपया ऐसे आ जाता है। आ जाता है जी, ऊपर का। हाँ। और 7,000 का महीना भी है। बिना कर्जा काम नहीं चला है। कर्ज सूदखोर से लिया है आपने या कैसे रिश्तेदारों से लिया? नहीं, रिश्तेदार से लिया हुआ है। रिश्तेदार से भर दिया? अभी भरे नहीं। कितना लिया है? वही ज़्यादा नहीं है, 3,000 5,000 कितना? 5,000 करीब। समस्या तो बहुत आया सर के जो हम लोग के एक दिन भूखल रहे, मैंने पैसा का हजूर पैसा नहीं मिला, कम पैसा से इतना से हमारा घर नहीं चल रहा था सर। 12-13 को परिवार थे कि हमको इतना दिक्कत हुआ कि हमको कर्जा लेना पड़ा, कर्जा करके भी खिला रहे हैं। परिवार पाल रहे हैं कर्ज लेके परिवार। बाल बच्चे कितने? 5-6 को बाल बच्चा है, परिवार है, हमें है, माँ है। और कुल 7200 रुपये? हाँ, मतलब 7200 में कुछ 100-200 थोड़ा बहुत मिल जाता है जी। 10,000 रुपये? 10,000 रुपये जी, उससे हम घर चला रहे हैं। किराया कितना है? किराया अपना घर पर आते हैं देहात से आते हैं जाते हैं सर। कितनी दूर है यहाँ से? 60 किलोमीटर। महीना मिलता है 7,500, उसी से चला रहे हैं। और जब लॉकडाउन था, जब नहीं मिल रहा था तो कर्जा लेना पड़ा, उसमें कर्जा लेके घर चलाना पड़ रहा था। पहले तो सर जूस का था और ये भी था भुजा वुजा, तो उस समय ठीक था, लॉकडाउन के पहले ठीक था। अच्छा, जूस की भी दुकान थी जो अब उजड़ गई है? जी जी जी, ये लॉकडाउन के चलते नहीं चल रहा था ना, तो बंद कर दिए। लोग थोड़ा सा ये डरते हैं, जे कोरोना है तो ये है तो वो है। अच्छा, जूस पीने से डरते हैं? जी जी, तो इसीलिए ये लगाएं भुजा भरी। अच्छा, पहले आप भुजा नहीं बेचते? जी नहीं। लॉकडाउन में तो बहुत मुश्किल हुआ सर। हाँ जी ना, कैसे इधर उधर खेती गृहस्थी जैसे भी करके काम चलाए हम लोग। आप लोगों को कोई मुआवजा मिला सरकार की? कुछ मुआवजा नहीं मिला सर। अच्छा, कुछ मुआवजा नहीं मिला। राशन वासन वही मिलता है जिनको जो बांटने वाले हैं, पता नहीं चलता, 2-2 महीना पर 1 महीना पर देते हैं। कभी मिला 2 महीना पर दिए तो दिए, नहीं तो ख़त्म कर दिए वो। अभी भी हालत उतना अच्छा नहीं है सर। जैसे
लॉकडाउन के पहले था, कोर्ट खुली रहती थी, बिक्री उक्री होता था। यहाँ तो बहुत भीड़ रहती होगी मुवक्किल भरने हाँ हाँ, भीड़ रहती है सर, लेकिन बिक्री नहीं होता है उतना। हमारा स्थिति बहुत ख़राब है। 18 जनवरी से यहाँ लगा रहे हैं रोड पर। अभी थोड़ा पूंजी भी नहीं है। अभी सर कल है, समझिए कि 100 रुपया बेचे हैं, आज तो वो न बेचे हैं। 100 रुपये कल बिक्री हुई। हाँ, तो 100 रुपया में 10 रुपया बचा। और सर 2 घंटा आता है, आने में लगता है साइकिल से, कंकरबाग से आते हैं, पुल पार करके। बहुत दिक्कत में है। और लॉकडाउन में सर इतना दिन कोर्ट बंद रहा है, सो समझिए कि कुछ दोस्त लोग हैं कि कंट्रोल वाला चावल कोई 10 किलो दिए, उसी से किसी तरह मदद मिला, किसी तरह कभी भूखे भी रहे एक सप्ताह। बाल बच्चे कितने बड़े हैं? बाल बच्चे तो एक वो है। हाँ, अभी 100 रुपए की जब आप बिक्री करते हैं तो उसमें 10 रुपये आपको बचता है, तो ये 10 रुपए से कैसे चलता है? नहीं चलता है। कुछ लोग मदद कर देते तब वही गुजर। सरकार की निगाह में क्या आप पूंजीपति हो गए जो आपको मदद नहीं देते? का राशन कार्ड भी था, राशन कार्ड जब से फिंगर वाला हो गया ना, तब से कैंसिल कर दिया। पहले देता था 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, वो कैंसिल कर दिया। वही टमटम की तरह सर घुट घुट के जी रहे हैं, ठुकदम चल रहे हैं। अभी तक आते हैं सवेरे 10 बजे, एक आध दो सर लोग जो है पान खाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, उसी के सहारे जो है 100-150 रुपया दुकानदारी करते हैं, 50 रुपया बचता है। घर का खर्च पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहा है। एक लड़का है, प्राइवेट काम करता है सर, वही के माध्यम से थोड़ा सहारा बना हुआ है। लॉकडाउन में कुछ काम नहीं मिला और ऐसा ही घर पर बैठे रह गए। हाँ। जिससे जीना दुर्भर तो हो ही गया। हाँ। किसी तरह दोस्त यार से मांग के काटे। बहुत परेशानी हुआ, खाने का, पीने का, चलने का, बुलने का, घर द्वार का, कपड़ा लत्ता का, हर चीज का दिक्कत। दवाई दारू का, दवाई इलाज नहीं हुआ। पैसा कहाँ से आता था? हमरा मुंशी लोग देता था। अच्छा, कितना दिए? 3500। जिनके साथ आप काम करती है वकील साहब, वो दिए थे? मौजी साहब नहीं दिए थे। 20 में केस फाइलिंग करता है, उसका तुरंत सुनवाई होता है। और 18-19 में हम लोग करके बेरोजगार, कहती सरकार एक तरफ कहती है कि हम बेरोजगार को हम रोजगार देने के लिए जा रहे हैं। हम लोग पीडीएस के जो है शॉपकीपर थे, कोई अथी नहीं मरते, हम लोग का दुकान रद्द कर दिया गया। 19 में केस फाइल किया, अभी तक जो है हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा। वैसे हम लोग दरभंगा जिला से हैं, आ रहे हैं, और जो है कि यहाँ पर जो है सो मेंशन भी किया जाता है, तो नो ऑरिजेंस, यानी अब रखिए जो तो पीडीएस हम बेरोजगार हैं, हमारी पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में है, और जो है सो हम रोड पर आ गए हैं, लेकिन जो है यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रहा है। 19 का केस और 20 का केस सुनवाई हो रहा है। ये हमारी न्यायपालिका है। राशन की दुकान में एक तो हमारा तो गलत तरीका से एसडीओ दरभंगा एसडीओ किए हैं, गलत तरीका से, जबकि उन्होंने कागजात मांगे, जो कि हमने जो है सो उसमें 14 दिन रखने का प्रावधान है, वह 16 में लागू किया गया है, जो कि 5 वर्ष रखने का प्रावधान किया गया है। लेकिन उन्होंने जो है मेरी बात को उन्होंने स्पष्टीकरण दिए, उसका कोई अथी नहीं। रुपया वो हमसे मांगे थे, हमने नहीं दिया, हमारी दुकान रद्द कर दिए। पूरा पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि के द्वारा लिखित है सब कुछ। ये अच्छे विक्रेता हैं पूर्व में, और जो है एमओ साहब का रिपोर्ट अच्छे हैं जी, विक्रेता अच्छे हैं पूर्व, लेकिन जो है ये एसडीओ साहब रद्द कर दिए। और हमने न्यायालय आए, तो न्यायालय में जो है यही देख लीजिए, रोड पर बुआर हैं, पत्नी उधर हॉस्पिटल में बीमार है, जो कि मुखिया से भी लिखा के हमने अपने वकील साहब को दिए, जो भाई हम लगा के मेंशन कीजिए, लेकिन नो ओरिजेंस। अब बताइए क्या करें, तो आत्महत्या ही ना करना पड़ेगा। नो रीजन क्या होता है? नो ओरिजेंस यानी कोई जरूरी नहीं। अच्छा, अर्जेंट? हाँ, नो अर्जेंट। यह अर्जेंट नहीं है, हम बेरोजगार, हमारी पत्नी बीमार है, खाने के लिए 1 साल से मर रहे हैं, लेकिन ये अर्जेंस नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, हमारा रोजगार छीना गया, हम न्यायालय आए तो न्यायालय का देख लीजिए हाल। मेरा केस 2012 से चल रहा है। इस लॉकडाउन में, जब से लॉकडाउन लगी है, तब से मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई कार्य नहीं हो रहा है। वकील साहब अपना फीस ले रहे हैं, अगला डेट बता रहे हैं, फिर अगला डेट को मैं जा रहा हूँ, तो वो कोई नियम कानून बताते हैं कि जज साहब नहीं बैठते हैं, और फिर मुझे डेट दे दिया जाता है और कोर्ट फीस ले लिया जाता है, और मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। मेरे केस में क्या हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बोलते हैं वकील साहब, क्या बोलते हैं, बहस क्यों नहीं होता? बस लॉकडाउन की वजह से, पहले तो बता रहे थे कि
कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब बताते हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो भी तरीके से नहीं, जैसे पहले हम लोगों का कोर्ट चला करता था वैसा अभी नहीं चल पा रहा है। ये वर्चुअल कोर्ट क्या होता है, आपको मालूम है? कैसे सुनवाई होती है उसमें? जी ना, हमको कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ वकील साहब जो कहते हैं वही हम सुन लेते हैं और हमसे फीस लेते हैं तो हमको दे देते हैं। आप बहस में नहीं जाते हैं? गवाही होती है आपके केस में? जी ना, कुछ नहीं, हमको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ जाते हैं, वकील साहब जो 2-4 लाइन समझाते हैं समझ लेते हैं, अब पैसा जो मांगते हैं वो हम दे के चले आते हैं। मेरा नाम अभिजीत कुमार दास है। मैंने 2017 में एक लड़की से शादी की थी। अंतरजातीय विवाह किया था। उसके पापा ने केस किया, हम लोग भी केस किए। तब से केस चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ना हम अपनी पत्नी से मिल पा रहे हैं, ना कुछ केस में प्रोग्रेस हो रहा है। अभी कोर्ट खुल रही है, लेकिन 1 साल से जो कोर्ट बंद रहा उससे बहुत समस्या हुई। कि न्यायालय तो सिस्टम जो हमारा है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, तो बहुत तरह से पुलिस पर न्यायालय लगाम रखने का काम करता है ना। मान लीजिए पुलिस ने किसी बेकसूर आदमी को फंसा के जेल भेज दिया, थाना स्तर से मान लीजिए ऐसा हो गया, तो न्यायालय में उसके बेल की सुनवाई होती है और न्यायालय उसको बेल दे देता है। तो पुलिस की गुंडागर्दी जो है वो उस हद तक सीमित हो जाती है। लेकिन यदि न्यायालय ठप हो जाएगा या न्यायालय की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी तो पुलिस वालों की मनमानी हो जाएगी। वो किसी को यदि बेकसूर को भी फंसा कर जेल भेज देंगे तो उसके बेल की सुनवाई ही नहीं होगी। तो जहाँ चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम है उसमें यदि न्यायालय कमज़ोर होगा तो पुलिस की मनमानी जो है वो बढ़ेगी और मनमानी ही भ्रष्टाचार को जन्म देती है। लेकिन आज के दिन में जो आपका कोर्ट का जो नेचर है, सुप्रीम कोर्ट हो या नीचे के कोर्ट्स हो, इसका इंडिपेंडेंसी कहाँ है? ये रुकावट कब बन रहा है, क्यों बन रहा है? रुकावट होना चाहिए, वो रुकावट तो हो ही नहीं पा रहा है। वो इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑलमोस्ट, जो कोर्ट्स है हमारे। तो इसलिए हमें लगता है कि ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशंस के तरह इन लोगों ने कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। अभी जो हम लोगों को आंकड़ा मिल रहा है, जो काउंसिल के आधार पर जो हम आकलन कर रहे हैं या संगठनों के आधार पर आकलन कर रहे हैं, एक हमारी अखिल भारतीय आकलन समिति भी चलाते हैं जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस सब चीज़ से जब हम आकलन ले रहे हैं तो हमें लगता है कि 30 से 35% वकील आम परिवार से जो आते थे उन लोगों ने इस लॉकडाउन की बुरी स्थिति के चलते प्रैक्टिस छोड़ दिया। ये आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी किसी जाति के हों, सवर्ण ही क्यों नहीं हों, यदि आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, उस स्थिति में पेशे में आए हुए हैं, साधारण परिवार से आते हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इसके समाधान के लिए हम लोग बहुत सारे खोज में हम लोग भी लगे हुए हैं कि कैसे इस वर्ग को बचाया जाए। चूँकि इस वर्ग को हम नहीं बचाएंगे तो न्यायपालिका को बचाना मुश्किल होगा, और न्यायपालिका नहीं बचाएंगे तो जनतंत्र बचना मुश्किल हो जाएगा, और जनतंत्र नहीं बचेगा तो देश बचना मुश्किल हो जाएगा।